नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अनुराधा जी, सुरेश भाई जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम कल्पना जी। प्रणाम गुरु जी। जीवेश प्रणाम प्रणाम। और बताएं हाल चाल क्या है जीवेश भाई। बस गुरु जी बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। आप बताइए। सब बढ़िया चल रहा है। मैं सोच रहा था कि ये क्लास एक दिन और कोई पकड़े तो कोई बात नहीं है, पकड़ नहीं रहा है चलो। प्रश्न और वर्ष खत्म होगा ना तो उस टाइम पे ले जाने का कोशिश करेंगे। अगर मन हुआ तुम लोगों का तो, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ना था, हम लोगों को बताना भाई। गुरुजी विवाह के दोषों की बात की थी 10, तो उसमें लता दोष के ऊपर हम लोग अटक गए थे कि पूर्ण चंद्रमा पे वो पूर्ण कैसे। चंद्रमा समझ में आया नहीं अभी तक। और राधा जी आप लोगों के उस पे है समझाना। अगर समझ में आया हो तो समझाएं, नहीं तो फिर मैं, क्योंकि इस सप्ताह में समय मिला नहीं जी हमको ज्यादा देखने का गुरुजी, पुस्तकों में यही लिखा है जो आपने समझाया हाँ वो तो कि हमको पूर्ण समझ में आया। 5वें में बुध, 7वें में राहु, 9वें में और शुक्र, हाँ। 22वें में देता है। लेकिन जो हम्म, मेरे पास जो ये पुस्तक है हमारे इग्नू की पंचांग और मुहूर्त वाली, हम्म, इस पुस्तक में भी यही लिखा है जो आपने बताया। उसके बाद हम्म। हमने फेसबुक पे एक कोई एस्ट्रो दुनिया करके एक है फेसबुक पे, उसका भी हम पढ़, वो हम शेयर करेंगे। सेम लिखा है। लेकिन एक जो गड़बड़ हमको समझ में आई, वो हो सकता है हमने गलत देखा हो। वो कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा 22वें नक्षत्र को लात मारता है। अब ये कंफ्यूजन हो गया हमसे। जीवेश ने आज पूछा था तो हमने कहा हमें तो समझ में आया था, लेकिन जब हमने उसको दोबारा देखा तो वहां पे वो 22वें उसकी बात कर रहा है। इसी में लिखा है गुरु जी, कोई पूर्ण बात नहीं, चंद्रमा इसको रखते 22वें हैं अभी हम। को लात मार। जी। इसको रखते हैं अभी, आगे देखेंगे। क्योंकि ना यहाँ कंफ्यूजन हो गया है अब उसमें गुरुजी ये शुक्र एक 5वें को मारता है लात, जो लिखा है उसमें। अब यहाँ पे एक ही चीज है। मैं क्योंकि निकाला हूँ थोड़ा बहुत। तो बुध राहु पूर्ण चंद्रमा शुक्र जिन जिन नक्षत्रों में स्थित होते हैं, वहां से पीछे की ओर क्रमशः 7वें 9वें 22वें, 7वें 9वें 22वें और 5वें नक्षत्र को लात मारते हैं। ठीक है ना। तो 22वें में तो बृहस्पति आ जाता है, बुध आ जाता है। ठीक है ना। 22वें में। अच्छा, उदाहरणतः यदि बुध पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित हो तो अश्विनी नक्षत्र हो। ठीक है। इसी प्रकार गोचर में सूर्य शनि बृहस्पति मंगल। तो क्या ये जो पहला वाला चीज लिखा गया है अनुराधा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी जी कि दूसरा वाले में क्लियर किया है कि इसी प्रकार गोचर में सूर्य शनि बृहस्पति मंगल जिन जिन नक्षत्रों में है, उससे 12वें 8वें छठे और तीसरे नक्षत्र को लात मारता है, उससे जी। आगे। उससे आगे, हाँ जी। इसमें गुरुजी अगर पूर्ण चंद्रमा के जो स्थान पे 22 लिख दें और शुक्र 5 पीछे से लात मारे, तो ये जो दूसरी पुस्तक है उसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको गुरुजी कल शेयर कर देंगे आपसे, जहां हमने 3 पेजेस पे ये अलग अलग चीज पढ़ी है। ना ना, वो पूर्ण चंद्रमा ठीक है, वो तो ठीक है। तो क्या ये जो बुध राहु पूर्ण चंद्रमा और शुक्र दिखा रहा है, जी पूर्ण चंद्रमा तो 22वें को मारेगा लात, ये सही है।
हाँ, तो गुरुजी आपने शुक्र लिखवाया था कि शुक्र 22वें को मारेगा और पूर्ण नहीं, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा 5वें को। नहीं, ये ठीक कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा। पूर्ण चंद्रमा 22वें को। हम्म, फिर से लिख लीजिए, सूर्य, बुध, ठीक, पूर्ण चंद्रमा 22वें को, बुध 7वें को, शुक्र 5वें को, और राहु 9वें को। ये वो ठीक है राहु गुरुजी। इसमें शुक्र तक ही है, ठीक है। जिन जिन नक्षत्रों में स्थित होते हैं, बड़ा सा भाषा को समझिए। तो क्या ये जन्मकालीन नक्षत्र इन ग्रहों का बताया जा रहा है? जी, जन्मकालीन नक्षत्र की बात हो रही है गुरुजी। तब तो फिर पहला जो है वो जन्मकालीन नक्षत्र की बात हो रहा है, और दूसरा गोचर की बात हो रहा है। हाँ जी जी। तब आपको मिली कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक लेकिन है। सर, अगर जन्मकालीन की बात होती पूर्ण चंद्रमा वर्ण न लगाता साथ, फिर वो सर किसी में हाँ पत्रिका में पूर्ण चंद्र, अगर जन्मकालीन की बात होती पूर्ण चंद्रमा ना लिखता, वो किसी की पत्रिका में पूर्ण चंद्रमा होगा, किसी में नहीं होगा। हाँ, तो जिसमें होगा उसकी बात तो लिख ही सकता है ना। जी सर, ऐसा हो सकता है। गुरुजी, हम लोग पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा को तो मानते हैं, चतुर्दशी और प्रतिपदा का ये भी तो पूर्ण चंद्रमा के अंदर नहीं हाँ आया भाई, क्या? वो भी पूर्ण चंद्रमा के अंतर्गत आएगा। तो फिर 3 तिथियां तो मिली अपन लोगों को, चतुर्दशी मिली, पूर्णिमा मिली और प्रतिपदा मिली। द्वितीय 2 दिन तक आप देखिए, नॉर्मली 13, 14, 15 पूर्णिमा, प्रथमा द्वितीय, तो ये 5 हुए ना गुरुजी। हमको तो यही समझ में आया था। गुरु जी मैं कुछ बोलूं? जी आशुतोष हाँ जी। बोलिए ना तो। मेरे पास एक किताब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लानिटरी ट्रांजिट, एस के दुग्गल जी का है, अंग्रेजी में है। इसमें ये बोलता है 2 तरह के लता होते हैं, पूर्वलता और पृष्ठलता। तो ये नक्षत्र ट्रांजिट का बात करता है गुरु जी। जैसे कि सन जो है 12th नक्षत्र फॉरवर्ड मारता है, मतलब आगे मारता है जिस नक्षत्र पर से ट्रांजिट। दूसरे वाले देखिए, जो आगे मारता है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पृष्ठलता में ये दिया गया है कि मून जिसमें ट्रांजिट कर रहा है उसमें 22nd नक्षत्र बैकवर्ड मारता है, यही बोल रहा है इसमें। मतलब ये दोनों उसमें गोचर के की बात हो रही है, हाँ, आशुतोष जी गोचर ये की कहना बात है। हो रही है। हाँ जी जी तो अगर हस्ता में मून ट्रांजिट कर रहा है तो मूला में मारेगा। जी। तो 22 में नक्षत्र वो काउंट हो रहा है पीछे से। मतलब ये हो सकता है कि पूर्ण चंद्रमा पता नहीं क्या है, लेकिन वो जो मून जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है उससे पीछे की तरफ 22वां जो नक्षत्र होता है उसके ऊपर लता मारता है। ये इसमें ये इंटरप्रिटेशन है, मैं शेयर कर दूंगा इसका जो हाँ जो तो भाई, हाँ क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। पात दोष, इसको टेबल में लिखना था हम लोगों को। तो जिन नक्षत्रों में हर्षण, वैधृति, साध, व्यतिपात, गंड और शूल योग समाप्त होते हैं, वह नक्षत्र पात दोष से पीड़ित होते हैं। क्योंकि ये योग सूर्य और चंद्रमा की एक दूसरे से दूरी पर के आधार पर बनते हैं, अतः पांच दोष को विवाह के समय सूर्य और चंद्रमा द्वारा अधिष्ठित नक्षत्रों के आधार पर बताया जा सकता है। तो अगर विवाह का नक्षत्र रोहिणी है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर विवाह का नक्षत्र रोहिणी, इधर एक तरफ लिख लीजिए विवाह का नक्षत्र,
और एक तरफ सूर्य का नक्षत्र, यही टेबल के रूप में याद रखना। तो रोहिणी लिख लीजिए विवाह के नक्षत्र में। हाँ, अगर जिस दिन विवाह हो उस दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो आर्द्रा, उसके बाद लिखिए आर्द्रा में हर्षण समाप्त होता है, पुनर्वसु में वैधृति समाप्त होता है, शतभिषाज में साध्य समाप्त होगा, व्यतिपात में पूर्वा फाल्गुनी समाप्त होगा, गंड में चित्रा समाप्त होगा और शूल में मूल समाप्त होगा। मोटा मोटी यही आप लोग मान करके चलिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये टेबल से ही समझना है। अब विवाह का नक्षत्र यदि मृगशिरा है तो मृगशिरा आगे लिखिएगा, सूर्य का नक्षत्र आर्द्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, मघा और हस्त। अब विवाह का नक्षत्र लिखिए मघा। तो सूर्य द्वारा गृहीत नक्षत्र लिखिए अश्विनी, मृगशिरा, ज्येष्ठा, पुष्य, हस्त और रेवती। उत्तरा फाल्गुनी। कृतिका, विवाह का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है तो सूर्य का नक्षत्र कृतिका, आर्द्रा, विशाखा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद। विवाह का नक्षत्र हस्त है तो भरणी, मृगशिरा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, स्वाति और मघा। अगर विवाह का नक्षत्र स्वाति है तो कृतिका, श्रवण, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त और रेवती। विवाह का नक्षत्र अनुराधा है नक्षत्र तो अश्विनी, आर्द्रा, उत्तराषाढ़ा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। विवाह का नक्षत्र मूल है रोहिणी, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, अश्लेषा, मूल, उत्तरा भाद्रपद। अगर विवाह का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है तो भरणी, पुनर्वसु, शतभिषज, विशाखा,
अनुराधा और उत्तराषाढ़ा। विवाह का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। तो भरणी, शतभिषज, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, मूल, पूर्वा फाल्गुनी। विवाह का नक्षत्र रेवती है। तो अश्वनी, मघा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, स्वाति और पूर्वा फाल्गुनी। इसमें समझना क्या है कि जो सूर्य द्वारा गृहीत नक्षत्र बताया, यदि सूर्य उस दिन इन नक्षत्रों में हो तो बाएं तरफ जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र वाले दिन शादी नहीं होगी। क्लियर हो गया? सूर्य आद्रा में है तो रोहिणी में शादी नहीं होगा। सूर्य पुनर्वसु में है तो रोहिणी में शादी नहीं होगा। सूर्य शतभिषज में है तो रोहिणी में शादी नहीं होगा। सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में है तो रोहिणी में शादी नहीं होगी। सूर्य चित्रा में है तो रोहिणी में शादी नहीं होगा। सूर्य मूल में है तो रोहिणी में शादी नहीं होगी। यह आप लोगों ने समझ लिया। अब कहा जाता है यदि विवाह के नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित हो तो यह युति दोष कहलाता है। विवाह के नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित हो, अगला युति दोष के बारे में लिखिएगा। जैसे रोहिणी है और उसमें मंगल स्थित, रोहिणी है उसमें गुरु स्थित है। समझ रहे हैं ना? तो विशेष रूप से सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 नक्षत्र युति दोष के लिए विशेष रूप से खतरनाक बताया गया, क्योंकि ये 5 नक्षत्र क्या होगा कि हमारे, आप साधारण तरीके से यदि समझना चाहते हैं तो विवाह वाले दिन चंद्रमा के साथ सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ना हो। लेकिन एक, पहले पहले सुन लीजिए अनुराधा जी, बाद में नोट कीजिएगा। एक राशि में हो करके भी हम अलग अलग नक्षत्रों में होते हैं, ठीक है? तो हम पहले जो नंगी आंखों से चेक करेंगे तो वो ये चेक कर लेंगे कि चंद्रमा के साथ, क्योंकि चंद्रमा उस नक्षत्र में होगा विवाह वाले दिन, तभी तो वो नक्षत्र होगा ना विवाह का हमारा। तो चंद्रमा के साथ सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु ना हो, अगर ये है तो अब आगे चेक कर लेना है कि क्या दोनों एक ही नक्षत्र में है। अगर दोनों एक ही नक्षत्र में है तो युति दोष लग गया। क्लियर हुआ? तो युति दोष लग गया तो हमको उस दिन विवाह नहीं करना है। तो इसमें अपवाद स्वरूप शुभ ग्रहों में शुक्र को ले लेना है।
ठीक है। अब यहां कहा जा रहा है कि युति दोष कम हो जाता है। युति दोष कम हो जाता है, कम का मतलब थोड़ा उसका परिणाम बुरा कम हो जाता है यदि चंद्रमा उच्च स्वगृही अथवा मित्र गृह में हो। यदि जैसे रोहिणी का चंद्रमा है तो अच्छा है ना, अपने घर में चंद्रमा हो गया। क्षमा चाहेंगे, वृष राशि में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा उच्च का हो गया, ठीक है ना। रोहिणी में चंद्रमा है तो वृष राशि में चंद्रमा होगा। तो अब अगर पुष्य में चंद्रमा है तो कर्क राशि में चंद्रमा होगा, ठीक है। तो ऐसे में अपने राशि में हो, उच्च राशि में हो और मित्र राशि में चंद्रमा हो तो युति दोष कम हो जाता है। नंबर 2, चंद्रमा वर्गोत्तम होकर बृहस्पति से दृष्ट हो अथवा चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, तो ऐसे स्थिति में भी युति दोष नष्ट हो जाता है। यदि चंद्रमा और अशुभ ग्रह एक ही नक्षत्र में हो लेकिन राशि अलग अलग हो जाए। राशि कैसे अलग अलग हो जाता है आप लोग जानते हैं? मिली जानती हो? फिर जी राशि। गुरुजी। एक ही नक्षत्र में हो लेकिन हाँ राशि जी जी अलग सर, अलग। राशि अलग हो जाएगा कि वो जैसे मृगशिरा में होता है तो दो राशि में होता है ना, जैसे कि वो वृषभ राशि में भी होता है और फिर अश्विनी, मेष में भी हो। अश्विनी, भरणी, कृतिका और जैसे उत्तरा रोहिणी। फाल्गुनी सिंह और कन्या दोनों में एक है। मिनट, एक मिनट, आप तो खाली समझने का चक्कर है और कुछ नहीं। तो अश्विनी का चारों चरण, इसका चारों चरण, 4 4 8 और इसका एक चरण कृतिका का, तो ये जो है मेष मेष राशि में पड़ेगा, ठीक है। और कृतिका का 3 चरण, रोहिणी का 4 चरण, रोहिणी के बाद मृगशिरा, 4 3 7 और 2 9 दो। चरण, फिर 2 चरण। तो अब क्या है कि कृतिका के एक चरण में यदि कोई ग्रह बैठा है, चंद्रमा बैठा, और कृतिका के दूसरे या तीसरे चरण में कोई ग्रह बैठ गया, अशुभ ग्रह बैठ गया, यहाँ चंद्रमा बैठ गया पहले चरण में, वो मेष राशि में चला गया, और दूसरे या तीसरे चरण में सूर्य बैठ गया या मंगल बैठ गया, तो वो दूसरे राशि में वृष राशि में चला आया, तो ऐसे स्थिति में उसको दोष नहीं लगेगा। कि एक ही नक्षत्र हो लेकिन राशि 2 हो जाए तो ऐसे स्थिति में भी युति दोष नहीं लगता है। और गुरु से भी युति दोष नहीं लगता। तो हमने क्या कहा? चंद्रमा और गुरु साथ में हो, चंद्रमा गुरु का पोजीशन अच्छा हो, शुभ ग्रहों में से सिर्फ शुक्र यदि चंद्रमा के साथ हो तो युति दोष लगा ले जाता है, अन्यथा युति दोष गुरु नहीं लगाता, सूर्य मंगल शनि राहु लगाता है, ठीक है। अब बुध की चर्चा नहीं की गई है, क्यों? कि बुध जो जिस स्थिति में होगा, अगर शुभ होगा तो युति दोष नहीं लगाएगा, यदि अगर सूर्य के साथ होगा तो युति दोष ऐसे भी लग जाएगा। समझ में आ गया? अब आ जाता है वेद। तो वेद को
विवाह से संबंधित कार्यों में देखा जाता है और इसको पंच सलाखा के आधार पर देखा जाता है। तो अब पंच सलाखा हम लोगों को पहले बनाना होगा। कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5। अब इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। यहां तक सही है। अब इसको क्रॉस लेकर के चलते हैं। ये बन गया हमारा पंच सलाखा। 1 2 3 4 5 डंडा पड़ा। 1 2 3 4 5 डंडा खड़ा। डाल दिया और इसको इससे क्रॉस कर दिया। अब ये जो पहला डंडा था, याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ये जो पहला डंडा था है, ये पहला यही था ना, पहला डंडा यही लगाया था। तो ये क्या हो गया, हमारा अश्वनी हो गया। अश्विनी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा भरणी। उसके बाद हो जाएगा कृतिका। उसके बाद हो जाएगा रोहिणी। उसके बाद हो जाएगा मृगशिरा। उसके बाद हो जाएगा आर्द्रा। उसके बाद हो जाएगा पुनर्वसु। उसके बाद हो जाएगा पुष्य। उसके बाद हो जाएगा अश्लेषा। उसके बाद हो जाएगा मघा। उसके बाद हो जाएगा पूर्वा फाल्गुनी। उसके बाद हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी। उसके बाद हो जाएगा हस्त। उसके बाद हो जाएगा चित्रा। उसके बाद हो जाएगा स्वाति। उसके बाद हो जाएगा विशाखा। उसके बाद हो जाएगा अनुराधा। उसके बाद क्या होगा बताइए। ज्येष्ठा मूल गुरुजी। ज्येष्ठा। उसके बाद हो जाएगा मूल। उसके बाद क्या हो जाएगा, पूर्वा फाल्गुन। पूर्वाषाढ़ा। हाँ। उसके बाद हो जाएगा उत्तराषाढ़ा। उसके बाद हो जाएगा श्रवण। उसके बाद हो जाएगा धनिष्ठा। उसके बाद क्या हो जाएगा, श्रवण धनिष्ठा से सतभिषा। पहले सतभिषा गुरुजी। शतभिषा। तो उत्तराषाढ़ा के बाद जो है, श्रवण से पहले अभिजीत ले लेंगे। मुहूर्त में ये काम आता है, इसीलिए यहाँ उत्तराषाढ़ा के बाद अभिजीत, फिर आ जाएगा श्रवण, फिर आ जाएगा धनिष्ठा,
फिर आ जाएगा शतभिषा, फिर आ जाएगा उत्तरा भाद्रपद, फिर आ जाएगा पूर्वा पूर्वा भाद्रपद, फिर आ जाएगा देवी। गुरु जी शतभिषा के बाद पूर्वा भाद्रपद पहले आएगा या उत्तरा भाद्रपद? पहले उत्तर पूर्वा भाद्रपद पूर्वा आएगा। पूर्वा पहले। पूर्वा भाद्रपद, उसके बाद उत्तर आएगा। अब बड़ा साधारण है, मृगशिरा में कोई ग्रह है तो उत्तराषाढ़ा से भेद हो जाएगा। अभिजीत में कोई ग्रह है, रोहिणी से भेद हो जाएगा। समझना है। पूर्वा फाल्गुनी में कोई ग्रह है, अश्विनी से भेद हो जाएगा। ये हम लोगों को समझना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई परेशानी नहीं है। तो कहा जा रहा है कि जो विवाह का नक्षत्र है ना, उसका भेद नहीं होना चाहिए। यहां तक पहले समझ में आ गया। आगे कहता है कि ये विवाह के नक्षत्र को बेसिकली फाइंड आउट करना है। विवाह का नक्षत्र स्वाति है। आप लोग अपने इसमें देख करके बताइए, उसका भेद किससे नहीं होगा? भेद किससे होगा? कृतिका। हाँ? कृतिका से। स्वाति का भेद हाँ सॉरी, गलत लिख दिया हमने, लाइन ही गलत खींच दी, सॉरी। शतभिषा से नहीं होगा। पूर्वा भाद्रपद से होगा। अरे तो गलत गलत लिख रखा है तुम लोगों ने। यही देख लो, बोर्ड पे देख लो। ये शतभिषा। स्वाति है, ये लंबा चलेगा, यहाँ आएगा, शतभिषा से नहीं होगा। हाँ। ये क्लियर हो गया? हाँ। अगर अब ये धनिष्ठा है तो ये कोना कोनी चलेगा, अश्वनी से इसका है, अश्लेषा से भेद हो अश्लेषा। जाएगा। यहाँ अनुराधा है तो ये भरणी से भेद हो जाएगा। ये कृतिका है तो विशाखा से भेद हो जाएगा। समझ में आ गया? एक दूसरे छोर पर बैठे ग्रहों का भेद हो जाएगा। अब लिखिए, चौथे चरण में स्थित ग्रह पहले चरण को भेद देता है या करता है? उसी प्रकार पहले चरण वाला चौथे चरण को भेद करता है, ये समान बात है। और जो ग्रह दूसरे चरण में स्थित हो वो तीसरे चरण को भेद करता है, और तीसरे चरण में अगर स्थित हो तो दूसरे चरण को भेद करता है। तो इसको अशुभ कहेंगे और विशेष रूप से वर्जित कहा गया है।
अब ये वेद कम हो जाता है कैसे? हम वेद को न लें, वेद तो हो गया, लेकिन क्या हम इस वेद को ले सकते हैं? अभी बताया गया था चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र में, या जैसे बोलने के लिए बोला गया ना कि विवाह का नक्षत्र हो, तो जो विवाह के दिन नक्षत्र होगा चंद्रमा उसी नक्षत्र में होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो उसके साथ सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र न हो, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि उसके सामने भी ये ग्रह ना हो, समझ रहे हैं ना? तो फिर पहले युति दोष था, अब वेद दोष हो गया। कोई शुभ ग्रह विवाह के लग्न में हो, लग्न में हो, राशि में नहीं बता रहा है। लिखिए, वेद नहीं माना जाएगा। नंबर 1, कोई शुभ ग्रह विवाह के लग्न में स्थित हो। विवाह का लग्नेश एकादश भाव में स्थित हो और शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो। विवाह शुभ होरा में हो, चंद्रमा बली हो, तो वेद नहीं माना जाएगा। वेद के लिए एक प्रचलित स्थान है, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल है। विंध्याचल के आसपास वेद को बहुत मानते हैं, अन्य जगहों पर वेद नहीं भी मानते, समझ रहे हैं ना? तो कई ऐसे विचार हैं जो किसी स्थान विशेष में ज्यादा मानते हैं और अन्य जगहों पर लोग नहीं मानते। जैसे हमारे बिहार भागलपुर में वेद है तो कोई बात नहीं है, होने दो, ठीक है। लेकिन विंध्याचल वाले वेद को विशेष मानते हैं। तो हम लोग कभी कभी, ये हमारे परंपराओं से भी विकसित होता है, इस बात को भी समझ करके चलना चाहिए और इसको मान करके चलना चाहिए। तो वेद के लिए नहीं माना जाएगा जब होरा 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 समझ में आया कि नहीं आया? सर क्या शुभ हो रहा, शुभ हो शुभ रहा हो रहा कौन क्या? कौन सा? वही तो पूछ रहे तुमसे, क्या समझी शुभ हो रहा? सर मुझे लगा कि जो शुभ हो रहा है उसमें जैसे गुरु की हो रहा हो अगर, या बुध की हो रहा हो, तो ही शुभ हो रहा होगा ना, सोम चंद्र हाँ, की हो वही रहा हो। हमारा कहना चाहिए। गुरु का हो रहा, शुक्र का हो रहा, बुध का हो रहा, चंद्रमा का हो रहा, ये शुभ हो रहा हो गया। शुक्र, बुध और गुरु तो मानना ही पड़ेगा, और चंद्रमा को भी मानेंगे, ठीक है ना? गुरु जी, होरा का वास्तविक अर्थ क्या लेंगे? हाँ, होरा का वास्तविक अर्थ? समय। अच्छा। पूरा सर ने पढ़ाया हुआ है पहले। पढ़ाया, हाँ। चलिए मृत्युंजय जी, आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो 2 मिनट का काम है, बता देना, ठीक है? जी गुरु जी। तो वेद दोष जो है
हमको पंच सलाखा से ही लेना है। और विवाह के अतिरिक्त किसी कार्य में यदि वेद दोष लेंगे तो सप्त सलाखा से लेंगे। जैसे यज्ञोपवीत में वेद दोष लेना है तो हम क्या से किससे ले लेंगे? सप्त सलाखा से प्राप्त करेंगे, पंच सलाखा से प्राप्त नहीं करेंगे। कोई यज्ञादि कार्य चाहते हैं और चाहते नहीं है कि चंद्रमा का वेद हो। चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग समझिएगा। मुहूर्त में चंद्रमा का बड़ा महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरे ज्योतिष में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि सरस्वती डरपोक प्लानेट, ठीक है ना, मन है, कातर है। तो चंद्रमा का वेद कई जगह पर माना गया है, तो अन्य जगहों पर चंद्रमा के वेद के लिए पंच सलाखा नहीं, सप्त सलाखा। और सप्त सलाखा साधारण सप्त सलाखा माना गया है। सप्त सलाखा दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का जो मैंने गोचर में पढ़ाया हुआ है वो होता है, और दूसरा जो होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। कोशिश करता हूं। 7 डंडा पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 डंडा खड़ा, 1 2 3 4 5 6 7। यही सब सलाखा हो गया। ठीक है, अब वेद समझना है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा नंबर जो सलाखा है ये वाला, 1 2 3 4 5, ऊपर भी एक नीचे भी एक छूट गया, तो यहां से अश्वनी लेकर के चलना है। यहां से अश्वनी। अब आगे चलते जाएंगे। भरणी, अश्वनी भरणी के बाद कृतिका, रोहिणी, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अश्लेषा। ठीक है ना? जी। अब आ जाएगा मघा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, हस्त, चित्रा, चित्रा, स्वाति, स्वाति, विशाखा, विशाखा, अनुराधा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा। मूल, ज्येष्ठा के बाद मूल आ जाएगा। मूल,
पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, अब अभिजीत आ जाएगा, फिर श्रवण, श्रवण, धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा, फिर शतभिषा, शतभिषा, फिर पूर्वभाद्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ठीक है, बन गया, तो गड़बड़ नहीं था, है ना। इतना सीधा लकीर नहीं खींच पाते हैं, अभी ठीक है। तो आद्रा में है तो पूर्वाषाढ़ा से वेद होगा, पूर्वाषाढ़ा में है तो आद्रा से वेद होगा। वेद के लिए प्रथम चरण में है तो चतुर्थ चरण वाला वेद करेगा, चतुर्थ चरण में है तो प्रथम चरण वाला वेद करेगा, द्वितीय में है तो तृतीय चरण वाला वेद करेगा, तृतीय में है तो चतुर्थ चरण वाला वेद करेगा। ये निकाल लेंगे। इसके बाद जो सब सलाखा बनाएंगे ना, आप लोगों को मैंने मीनू को बोला था, उसने बोला गुरुजी ऑनलाइन उपलब्ध है सब सलाखा। हमने कहा था कि एक भेजो फोटो, हम भेजते तो उसको प्रिंट करके मैं या सबको भेज दूं, अपना अपना प्रिंट करके लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाथ से बनाना तो बड़ा मुश्किल है ना, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया और बताया हुआ है, तो उतना तो क्लास में मेहनत नहीं करता जितना यूट्यूब पे मेहनत होता है। और आज इतना मूड खराब हुआ कि वर्णन नहीं है, जी। बोलते बोलते सब बंद हो गया, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। और अब चूंकि बैकअप आने में कभी कभी मिनट 2 मिनट लग जाता है, उसके वजह से हमने इन्वर्टर रखा हुआ है। आज इन्वर्टर ओवरलोड हो गया, तो इन्वर्टर भी बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गया, नेट भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। और सबको ऑन करने में ढूंढ रहे हैं फॉल्ट कहाँ आ गया। जब फॉल्ट पता चला इन्वर्टर ओवरलोड है तो उसको बंद किया, बोले प्रिंटर बंद करो, प्रिंटर बंद कराया, फिर वो ओवरलोड ठीक हुआ। ऑन ऑफ कर दिए तो ओवरलोड ठीक हो गया, वो गलती से ओवरलोड ले लिया था। अब हमने सोचा कि तुरंत शुरू कर देंगे, तो अब देख रहे हैं कि ये क्या नाम कहते हैं, इंटरनेट जो है तो वो बंद हो गया है। वो अब होगा तब ना, मूड खराब हो गया। हमने कहा अब आज करेंगे ही नहीं, फिर मैंने लिया ही नहीं। अब वो शुक्रवार को लेंगे। उसको डिलीट भी नहीं किया है, मैं सोचा डिलीट कर दूंगा, वो डिलीट भी नहीं, लोग देख रहे हैं, आधे अधूरे देख रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो कुछ शुरू में ज्ञान की बातें हो गई है, तो आगे चल के जो है सो उसको सबसे बढ़िया गुरुजी अनीता जी लिखी है। मैंने कहा अनीता जी नहीं आ रहा, लिखी लाइट गॉन। अच्छा, तो ये इसमें हस्त में है तो उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में है तो हस्त, जो एक सीध में आ जाएगा वो उसका वेद कर देगा। ठीक है ना। अच्छा ना, इसी तरह धीरे धीरे जब वेद समझिएगा तो जब सब सलाखा बड़ा वाला आएगा वो भी समझ जाएंगे। जब सर्वतोभद्र चक्र पढ़ाएंगे ना, उसका भी वेद समझ में आ जाएगा। अभी जो मेदिनी आएगा उसमें सर्वतोभद्र चक्र पढ़ाने का इस बार विचार कर लिए हैं। भले ही 2-3 दिन लगेगा, नक्शा बना करके बोर्ड पे छोड़ेंगे। और इंची है मेरे पास, वो बनाने के लिए देख लीजिए, ये इंच रखे हुए हैं, तो लकीर खींच करके जो है तो हम बनाएंगे उसको। ठीक है ना। तो उसको पढ़ाएंगे आगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि सप्त सलाख पंच सलाखा से विवाह का ही वेद देखना चाहिए, और सप्त सलाखा से हमको अन्य वेद को देखने की जरूरत है। ठीक है ना। यहाँ एक ही वेद समझ में आता है कि एक ग्रह वेद करेगा। अगर उसी में 3 ग्रह हो गया, सूर्य बुध शुक्र तीनों है, तो वो तीनों वेद कर देगा। मंगल शनि है तो वो दोनों वेद कर देगा चंद्रमा को।
समझ रहे हैं ना? तो चंद्रमा को कभी भी आप पंच सलाखा से देखिए, सप्त सलाखा से देखिए, सर्वतोभद्र में जाकर के देखिए, यदि वो 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों से भेद हुआ है तो चंद्रमा से संबंधित परेशानी हमारे पृथ्वी के ऊपर आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं। ठीक है ना? तो ये तो इन जनरल हो गया, लेकिन हमारे व्यक्तिगत प्रश्नों में भी अगर शुक्र है तो बुध चिपका हुआ है, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। हो सकता है कि शुक्र भी पहुंच गया हो। तो ऐसे स्थिति में मैं कहता हूं कि वेद के लिए नियम जो लग्नेश एकादश में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, चंद्रमा बली हो, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, वेद हो गया। क्योंकि ये 3 ग्रहों से भेद हो गया, कोई मामूली थोड़ी एक ग्रह से थोड़ी हो रहा है। मंगल शनि से भेद हो जाए, कौन छुड़ाएगा? समझ रहे हैं ना? तो वेद का भी प्रभाव कितना अधिक है ये समझने की जरूरत है। यदि 2 या 2 से अधिक ग्रहों से भेद हो जाए तो कोई नियम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि अब हम वेद मुक्त करें, शादी का तिथि बदल लेना चाहिए। क्लियर हो गया? अब अगला होता है जामित्र दोष। बात वही है, थोड़ा घुमाया फिराया गया। ठीक है? कहता है कि यदि विवाह लग्न अथवा चंद्रमा से, तो चंद्रमा से तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, कोई भी ग्रह सप्तम में स्थित हो तो जामित्र दोष लग गया, यही मानना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। यदि ग्रह विवाह लग्न अथवा चंद्रमा से 55वें नवांश में स्थित हो तो जामित्र दोष का अधिक प्रभाव होता है। अब आप समझिए व्हाट इज 55वां नवांश। बाकी आप लोग अंग्रेजी इतना लिखिएगा ग्रुप में तो हमको भी अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? गुरुजी लिखे अंग्रेजी सही तो लिखे, गलत तो ना लिखे ना, हम तो ना, अंडरलाइन कर करके भेजेंगे। कोई बात नहीं है, होना चाहिए कभी कभी। लेकिन जब मुझे पता चलता है मैं पूरा पढ़ लेता हूँ तो हम कहते हैं यार सब तो अच्छा लिख रहा है, बुरा तो किसी ने लिखा ही नहीं। चलिए, तो अब हमको यही बात है ना कि पढ़ लेते हैं, समझ रहे हैं, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, यही समझ में आता है, इससे ज्यादा समझना संभव नहीं होता है। हम तो गुरुजी ठीक। इसीलिए हिंदी रोमन इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ, देखे कि आपका हिंदी भी लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी भी कठिन था, ऐसा कुछ नहीं। तो हमको लगता है कि अंग्रेजी सीखे होते तो और आसान होता, समझ रहे हैं ना? कम शब्दों में ढेर सारी बातें हो जाती है। हम लोगों को कितना हिंदी और संस्कृत में कितने कितने शब्दों को समझना पड़ता है, पता नहीं। आइए अब आते हैं
ठीक है। तो अब कहा जा रहा है विवाह लग्न मिथुन राशि के तीसरे नवांश में, तीसरे नवांश में, तीसरा नवांश कितना हो गया? 6 डिग्री 40 मिनट के बाद आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए ना। फिर आपकी आवाज कम हो जी गई। आपकी आवाज चली गई। आवाज नहीं आई। कम हो गई 46 से फिर 10 डिग्री तक का। फिर डिस्टर्ब हो गया मेरा माइक, है ना। चलिए, पता नहीं कभी कभी क्या होता है। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज आ रही है? अब जी आ गई जी है सर। हाँ, नजदीक में आकर के बोलेंगे तो आवाज आएगी। तो आप लोग समझिएगा कि ये तीसरे नवांश में है, ठीक है। जब 3 नवांश के बाद ये डिग्री मिटा दे, डिग्री को मिटा दे, 3 नवांश के बाद कितना नवांश बच जाएगा? आवाज नहीं आ रही है सर। कितना नवांश होता है? 3 डिग्री में 10 डिग्री तक सर। 20 डिग्री में कितना नवांश होता है? 9। 9 नवांश होता है। ये 3 नवांश यहाँ गत हो गया तो कितना नवांश बचा? 27 चला 6 गया। 6 नवांश बचा। 6 नवांश 6 बचा। बचा है। 20 डिग्री 6। यहाँ 6 नवांश बच गया। अब अंक जोड़ना है 6, यहाँ पे 9 नवांश बच गया, यहाँ पे 9 नवांश बच गया, यहाँ पे 9 नवांश बच गया, यहाँ पे 9 नवांश, यहाँ पे 9 नवांश हो गया, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 बजे 45, 9 6 54। 54। हाँ। चौवन पूरा हो गया। अब कह है कि तीसरे नवांश में तो 9 18, 9 27, 9 36, 9 बजे 45 और 6 कितना हुआ? 51। 51। 51 हो गया। 3 हो गया। मतलब यहाँ चौथे नवांश में कोई ग्रह है, 3 खत्म। समझ में आया? यहाँ 6 से क्या था? 9 18 27 36 9 45 और 6 51 और 4 55। अब यहाँ जो ग्रह है जो जामित्र दोष उत्पन्न करेगा, आवाज नहीं आ रही है सर। जो जामित्र दोष उत्पन्न करेगा, आवाज आ रही है? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब आवाज आई ना? जी जी बिल्कुल ठीक है सर। मार प्रवीण तुम ही बोलो, आई आवाज की नहीं आई? अब आ गई है सर, बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ आ गई है तो बोलो खुलासा। तो अब आप लोग समझ गए कि जामित्र दोष जो उत्पन्न करेगा वो 55वें नवांश में कैसे होगा? जी सर। क्लियर हो गया? अब आप लोग यदि चौथे नवांश में है तो वहां कौन से नवांश में होगा जो 55 पूरा होगा? सब ग्रह का डिग्री होता है, लगन का डिग्री होता है, उससे पता चल जाएगा। जिसमें कुछ नहीं है उसमें 9 नवांश से पूरा है, समझ रहे हैं? तो कहता है कि जामित्र दोष का प्रभाव अधिक हो जाता है अगर कोई ग्रह 55वें नवांश में स्थित होता है। तो 55वां नवांश पूर्णता कहाँ है, कहाँ पूरा हो रहा है? 7वें पे। 7वें घर में पूरा हो रहा है। जी। जब ये 7वें घर में पूरा हो रहा है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा से सम्मुख कोई ग्रह नहीं होना चाहिए था। हम लोग जो हम व्यक्तिगत जैसे काम करते हैं
नवांश उमांश देखते नहीं है। चंद्रमा से सामने ग्रह है, लग्न से सामने ग्रह, हटाओ, दूसरा लग्न बनाओ। लगन बदलते रहते हैं। आप विवाह लग्न में देखेंगे, लिखेगा वृष लग्न में करें या मिथुन लग्न में करें या कर्क लग्न में करें, ऐसा होता है। और जब वो लग्न लगाएंगे तो 7वां मैक्सिमम खाली होता है। तो विशेष रूप से लग्न से देख लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र लग्न से युति और वेद तो बता ही दिया गया। बात समझ में आई ना? तो चंद्र लग्न तो हम पहले से ही देख चुके हैं। यहाँ लग्न से देख लेंगे तो जामित्र दोष भी समाप्त हो जाएगा अगर हम लग्न से देखें। अब कहा जाता है कि जामित्र दोष नहीं लगेगा, वही फॉर्मूला। चंद्रमा बली हो जाए तो कैसे बली होगा? तो अपने घर में हो, उच्च राशि का हो। अब बली हो जाए, शुभ हो जाए, ऐसा नहीं कहा जाता है। आप लोग बात को समझिएगा। चंद्रमा और ज्योतिष में क्या है ना, थोड़ा सा अंतर समझ में आया। किसी को कुछ, किसी ने कुछ समझ लिया और किसी ने कुछ समझ लिया, ठीक है ना? तो इस बात को अगर आपको लग रहा है कि कुछ आप गड़बड़ समझ रहे हैं तो क्रॉस कर लीजिए। तो यहाँ बलि चंद्र का मतलब पूर्ण चंद्र से नहीं है। यहाँ बलि चंद्र का मतलब स्थिति वश बलि है, वो वृष राशि का है या कर्क राशि का है या मित्र राशि का है, तो ऐसे में उसको बलि चंद्रमा कहेंगे। तो गुरु जी षटबल से देखने की जरूरत नहीं है? जी वृंदावन जी, षटबल से देखने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, ओके। उतना उतना जाने का जरूरत। गुरुजी चंद्रमा अगर अपना अपना खुद का नक्षत्र में है तो उसको बलि माना जाएगा? हाँ भाई, खुद के नक्षत्र में है तो वो उसका स्वामी है, तो वही तो बलि जैसे माना कि जाए। जैसे कि वृष राशि में रोहिणी में अगर है तो ठीक है बलि है, लेकिन और 2 भी तो नक्षत्र है उसमें इन भी राशि बलि। में भी बलि माना जाएगा, चिंता मत कीजिए। मित्र राशि मैंने तो बोल दिया, अब आप लोग समझिए। आगे देखिए, जामित्र दोष उत्पन्न करने वाला ग्रह यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। जामित्र दोष उत्पन्न करने वाला ग्रह यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। चंद्रमा और बृहस्पति बलवान होकर विवाह लग्न से सप्तम में हो। विवाह लग्न से सप्तम में यदि चंद्रमा और बृहस्पति हो तो चलेगा, लेकिन बृहस्पति मकर कुंभ राशि का बैठा हो सप्तम में तो नहीं चलेगा। बात समझिएगा। तो सप्तम भाव में अकेला बुध भी शुभ परिणाम देता है। जामित्र दोष हम यहाँ नहीं मानेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। आज बात को यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना? मेडिकल क्लास लगता है शुभ दिनों में शुरू नहीं हुआ। गुरुजी ये सप्तम में बुध बुध होने से भी नहीं होगा? बुध यदि शुभ हो, शुभ हो अकेला तो हो जाए तो बुध इतना सौम्य कोई नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब हमारा जो पढ़ाया जाता है गुरुजी सप्तम में बुध को अच्छा नहीं माना जाता। वो तो माना, हमने यहाँ जामित्र दोष के लिए बोला है ना। लग्न एवं चंद्रमा से बुध, वहां पे षष्ठेश होने का दोष नहीं लगा रहा, ठीक है? ठीक है गुरुजी। यहाँ मुहूर्त है, इसीलिए कहा एकदम जो ना समझे एकदम खुला पूछे। गुरुजी सप्तम में बुध को शुद्ध क्यों नहीं मानेंगे? सूर्य वहां पे नीच होते हैं ना काल पुरुष के अनुसार, तो बुध को क्यों नहीं सूर्य मानेंगे? के साथ बुध आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, फिर बुध का पावर खत्म। इसका मतलब है कि सूर्य काम करेगा। और गुरुजी जैसे कुछ दिन बाद पितृपक्ष आने वाला है, अगर पंचांग में व्यापार मुहूर्त हो तो क्या उस दिन पूजा किया जा सकता है? क्या बोले मृत्युंजय जी? जैसे कुछ दिन बाद गुरुजी पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है और पंचांग में व्यापार मुहूर्त अगर दिया हो तो पितृपक्ष के दौरान किया जा सकता है पूजा?
पितृपक्ष को खराब क्यों वो सोच रहे हैं आप? पितृपक्ष अपने जगह पे पक्ष है, वो जी उसके दिनों को अशुभ किस क्यों मान रहे हैं आप? जी गुरुजी। बात को नहीं समझिए। नहीं, हाँ जी वो अशुभ लोग यहाँ बड़ी उल्टा सीधा फॉलो करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना? जी गुरुजी। मेरे कुछ जजमान है इंस्टा से उनको- ये मत करो, वो मत करो, दिस मत करो, दैट मत करो, और पंचांग में मुहूर्त बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखे होंगे जी गुरुजी। मुहूर्त बना हुआ है तो यूज कीजिए। कोई पितृपक्ष है उसमें हम पितरों के लिए अलग से तर्पण करते हैं, वो दिन खराब थोड़ी है। जी मेरे कुछ अच्छा है ना कि जजमान हम को अपने माता पिता को भी याद करते हैं और उसी दिन कोई काम कर लेते जी हैं। तो हाँ बोलिए मृत्युंजय जी, और बोलिए। मेरे कुछ जजमान है इंस्टा यूट्यूब से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, पितृपक्ष में नहीं करना यजमान को चाहिए। समझाने की जरूरत नहीं है, जी यजमान नहीं समझेगा, उसको पितृपक्ष में दिन मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बोलेगा 10वीं के दिन काम कर लेगा। जी गुरु कई चीजें लोगों ने ऐसे लोगों के मन में भ्रम डाल रखा है कि हम और आप निकाल ही नहीं सकते। तो मैं कई लोगों के मन से निकालना चाहता हूं कि भैया काल सर्प दोष नहीं है, पता है जी गुरु जी है। हम कहते हैं हम नहीं मानते, तो हाँ आप नहीं मानते, हम तो 3 बार पूजा करा चुके हैं, तो तुम 13 बार और कराओ, तुमको कौन मना करेगा? हम बोले है भैया कराते रहो, हर 3 साल जी में कराओ, कौन मना करता? तो कई ऐसी बातें ज्योतिष की है जो लोगों के दिमाग में इस तरह से बना दिया गया है कि वो खुद उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको कैसे ठीक करें? जी तो आप पहले तो उसको बताइए कि 10वीं के दिन करना, और फिर उसको बताइए कि पितृपक्ष खराब क्यों, किसी के पास जवाब नहीं होगा, ठीक है ना? जी हम अगर पितरों के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो खराब कैसे हो जाएगा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? महालया होता है ना पितृपक्ष में, जी अमावस्या को महालया बोलते हैं, जी और उस अमावस्या के दिन जिसके पितृ अमावस के दिन गुजरे हों या पूर्णिमा के दिन गुजरे हों, वो आखिरी तिथि में सब करता, लेकिन पूजा करने के लिए गंगा जल उसी महालया तिथि में भर के लाता है घर, और उसी जल से 10 दिन पूजा करता है। तो यदि ये पक्ष खराब ही था, गंगा जल भरने के लिए क्यों चले गए, क्यों लेकर के आए महालया में गंगा जल? जिस दिन प्रथमा थी उस दिन जाके ले आते, उस दिन लाओगे कब, पूजा कब करोगे? किसी का गंगा जी से 100 किलोमीटर घर दूर है, कोई गंगा जल नहीं, सरयू का ही जल ले जाए, जो भी जल तीर्थ का जल लोग मान करके चले। तो इसीलिए पितृपक्ष को खराब नहीं मानना चाहिए। पितृपक्ष में ये न करें, ये हो जाएगा बर्बाद, ये सब भूलो भाई, ठीक है? सब काम करना चाहिए। हमारा 4 दिन का पितृपक्ष होता है प्रथमा से। चतुर्थी के दिन पिताजी गुजरे थे, चतुर्थी के दिन, चतुर्थी तक तिल देते हैं, जल देते हैं, तिल जल देते हैं, और उस दिन ये बाल दाढ़ी बनवा लेंगे, घर प्रेम से बैठ जाएंगे। और पितृ है, पितृ की हानि हुई है, तो हमारे यहाँ मूछ को भी कहता है, शास्त्र मूछ बनाने नहीं कहता, लेकिन हमारे यहाँ लोग मूछ वूछ भी बनवा लेते हैं, सब साफ, फिर देखा जाएगा, उगेगा तो फिर काम होगा। तो आज हम बाल बनवाने गए गुरुजी, सैलून में क्या किया, नाइट ट्रिमर चला दिया मेरे चोटी पे। और ये बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल इसी में है, झारखंड इसी में है कि आपके पितृ गुजरे हैं तो आपको तर्पण करना है ज्यादा, और बाल भी बनवाना है। बाकी जगह पे वो पूड़ी और सब्जी छत के ऊपर डाल देते हैं, कहीं जाकर के डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, कौवे कुत्ते को भोजन डाल देते हैं, उनका पितृपक्ष हो जाता है, ठीक है ना? तो हमने बड़ा जो है सो, हमारे माता पिता गुजर गए हैं,
अब जब तक हमारे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं गुजरेंगे तब तक हमको तर्पण करना पड़ेगा। तर्पण का मतलब उनको पानी देना, ठीक है ना। तो हमने किसी पंडित से, बड़े पंडित से पूछा कोई शॉर्टकट बता दो कि हम जाएं। तो हमारे ससुर साहब को पता चल गया, ये पूछ रहे हैं कोई शॉर्टकट बताओ कि सास ससुर जीवित है और हम जाकर के वहां पिंड दे आए गया में। तो बोले कि आप कैसे जा सकते हैं गया हम लोगों के मरने से पहले। हम कहे नहीं जा रहे हैं। नहीं, हमको पता चला आप पूछ रहे थे पंडित से। हमको तो पूछने में क्या चला गया। जब तक सास ससुर नहीं मरेगा आप नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम लोगों के जीते जी पिंड दे दीजिएगा। नहीं देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो कई कई लोग जाते हैं, दे देते हैं, बात समझिएगा। तो ये, अब ये कहें कि ऐसी परंपरा गया के ही आसपास है, उसी के सराउंडिंग्स में है ऐसा। अब तो गया, अब तो हरिद्वार में कहते नहीं नहीं यहीं दे दो पिंड, यहाँ भी चलता है। हरिद्वार में भी पिंड दिलवाने लगे हैं लोग, लेकिन पितृपिंड गया में ही दिया जाता है। गया के ही श्राद्ध का वैल्यू है। यदि आप हरिद्वार में या प्रयागराज में या और उज्जैन में जाकर के देते हैं शिप्रा नदी में कहीं, तो ये जायज नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों से भी कहेंगे यदि अपने पितृ के लिए कोई पिंड दान करना हो तो गया ही चले जाइएगा। कहीं ना कहीं जाइएगा तो गया चले जाइए, वहीं के पिंड का वैल्यू है। चलिए आज इतना ही रखेंगे। अभिनव जौहरी जी बताइए क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी हम बोल रहे थे कि जैसे दो भाई हैं और दो भाई में से एक भाई के सास ससुर का देहांत हो गया और माता पिता का भी, छोटे भाई का नहीं हुआ है, तो बड़े भाई तो अपने माता पिता का जाकर के पिंड दान कर सकते हैं गया में। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, और फिर जैसे छोटे वाले भाई हमारे छोटे भाई का सास ससुर निपट गया है, ठीक है ना। जी हमारा छोटा ससुर, हमारा छोटा भाई चाहे तो वो जाकर के पिंड दान कर सकता है, अच्छा समझ रहे हैं। जी। तो वो कर सकता है, हम जाकर के नहीं कर सकते। तो फिर गुरुजी बाद में तो फिर आपको भी जाने का जरूरत नहीं है, एक भाई तो कर दिए फिर। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि कहा गया है कि बड़े पुत्र से ही तृप्ति है, जी तो इसीलिए हम सोचते हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है तो हम ही करेंगे, ठीक है ना। और छोटा सोचता है कि जाएंगे 10-20 हजार खर्च हो जाएगा फालतू में, कौन जाए। तो समझेंगे भैया जैसा करना होगा करेंगे। बड़ी परेशानी है, समझ रहे हैं। जी। तो आशुतोष प्रधान जी बताइए आपका क्या प्रश्न। गुरुजी मेरा पर्सनल सवाल है। मेरा माता पिता दोनों का अस्थि प्रभाव थोड़ा सा जोर से बोलिए, वो है नहीं, स्पीकर नहीं है। एक मिनट गुरुजी रुकिएगा, सुनाई दे रहा है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ आप बोलिए तो। गुरुजी सुनाई दे रहा है? हाँ आप दे रहा है। गुरुजी मेरा माता पिता दोनों का मैं अस्थि प्रभाव करना चाहता हूँ, वो प्रयागराज में, वो शनिवार का दिन कर सकता हूँ गुरुजी? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा चीज है कि पिंडदान में गया में करना चाहता हूँ, लेकिन वो इन लॉ जीवित हैं अभी। आपके सास ससुर हैं? हाँ गुरुजी हैं। अभी नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो ठीक है गुरुजी। वही तो आपको कहानी सुना रहे थे। कुमार प्रवीण जी बोलिए क्या बात है। क्योंकि ये सर नमस्कार। मतलब उसी टाइम उसीलिए नहीं किया था कि हम पिंडदान नहीं कर सकते, क्योंकि देहांत के बाद अचानक नहीं, मतलब गया में नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैं 2-3 साल वेट किया। तो अभी ये चीज पता नहीं था, मैंने टिकट विकट सब करवा ली। ना ना बिल्कुल, अभी जब तक मदर इन लॉ फादर इन लॉ है तब तक जाने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ वो विसर्जन करके चला हूँ गुरुजी। हाँ हाँ, अस्थि विसर्जन करके वापस आ जाए। ठीक है गुरु, थैंक यू। आशुतोष प्रधान जी। सर प्रणाम। अच्छा हो गया, अभिनव जौहरी जी का भी हो गया। हाँ सर हेलो। मैं कुमार प्रवीण सर जी बोलिए। हेलो। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है, बोलिए ना। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, कल किसी का क्वेश्चन आया था, किसी को लग्जरी गाड़ी खरीदनी है 50 लाख की, तो 2 बार उसका फोन आया कि जब मुझे बता दो कौन सी मुहूर्त में जो है, तो पंचांग में से देख के बता दें या
कुछ और देख के बताएं। क्या प्रश्न आया है कि 50 लाख मिलेगा कि नहीं? नहीं, नई गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी गाड़ी, ऑडी, हाँ, ऑडी खरीदनी है किसी को। ऑडी खरीदने के लिए पंचांग में से देख के बता दीजिए। तो पंचांग दो देखे मैं, दोनों में अलग अलग आ रहा है, दिवाकर है, कोई राजधानी है, इसमें किसी में भी मिल जाए तो दे दीजिए ना डेट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक उसके है, अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना सर? कोई जरूरत नहीं है देखिए। अच्छा, दूसरा सर, जैसे अभी ये बता रहे हैं आप जो है, अगर इन लाज जीवित रहते तो नहीं कर सकते, तो इन लाज से मतलब क्या रिलेशन में कैसे रहेंगे सर वो? उसका क्या आप क्राइटेरिया? नहीं समझ पाए प्रश्न। जैसे अभी कहा ना, सास ससुर जीवित है तो अपने मतलब पेरेंट्स का वो पिंडदान नहीं कर सकते, तो इससे। हाँ, गया में नहीं कर सकते आप। अच्छा, गया क्योंकि में पिंडदान का मतलब है कंप्लीट, उसके बाद हमको तर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं हर वो तो साल ठीक जो है। तिल देते हैं, जल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर साल सर मुंडन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा के लिए गया में पिंड का मतलब आखिरी पिंड हो गया, पर्याप्त हो गया, हमने उनको पूर्ण कर दिया। मैं इसलिए कह रहा था, फैमिली तो दोनों अलग अलग होगी ना सर? ये प्रवीण फैमिली जी, अलग माँ अलग हो। माता आपकी पत्नी के माता पिता आपके नहीं हुए, आपने कन्यादान लिया है। ओके। ये छोटी सी बात है बेटे। हाँ भाई, उनको भी इज्जत करो, पंडित लोग करवाएगा जबरदस्ती तभी करोगे। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल गुरुवार है, कल फिर मिलते हैं प्रश्न के क्लास में जो लोग हैं। गुरुजी एक ठीक है, प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए जौहरी जी। हाँ गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि जो आपने सप्त सलाखा पढ़ाया है आज, और जो आपने गोचर में पढ़ाया है यूट्यूब पे, तो ये सप्त सलाखा में आपने एक तरफ से वेद बताया है और गोचर में तीन तरफ से वेद बताया है, तो ये इनमें दोनों में कोई फर्क है दोनों इस सब सप्त सलाखा? सलाखा में अंतर है, मैंने पहले ही बता दिया। वो बृहत वाला है, ये संक्षिप्त वाला। जी जी, अच्छा ठीक अच्छा, है ना? ठीक है गुरुजी, जी जी। तो हर चीज जो है ना, पंडित जी के पास दो रास्ते हैं। पंडित जी को बोलिएगा पंडित जी जरा जल्दी कर दीजिए, तो अब जी देखिए फोटो प्रकार से करेंगे तो बोलेंगे। जी जी अभी मैं आपको एक कोशिश करता हूँ सुनाने का। ए तानी, अभी मैं मंत्र मुझे भूल गया हूँ, ठीक है ना? उसके बाद एक ही साथ चढ़वा देंगे सब चीज। जैसे कि जी पा, पाद्योपाद्यम, पूरा मंत्र नहीं बोलेंगे। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि, आचमन्यम जलम समर्पयामि, स्नानियम जलम समर्पयामि, ठीक है ना? सर्वोपचारा इनका, नक्षत्र पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ, और लास्ट में बोलते हैं ये, और भी शॉर्ट है, और भी शॉर्ट है। ए तानी गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नानाविध नैवेद्यानि समर्पयामि। समझ गए ना? तो आप इसका प्रारंभ में आधा है और लास्ट में आधा है। तो हमारे यहाँ तो पंडित जी पहले पूछेंगे, ये तानी वाला चला देंगे ना, तब हो जाएगा। तो हाँ पंडित जी चला दीजिए, तानी गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नाना विध नैवेद्यानि समर्पयामि, हो गया, सब चीज चढ़ा दीजिए, ठीक है ना? तो न अलग से मंत्र बोलने का जरूरत पड़ा न और कुछ, और फोटोपचार पद्धति से पूजा पाठ हो गया। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए, और ठीक है, भगवान जिसको जैसा सामर्थ्य और समझ बूझ देता है। अभी मैं अपने, क्या नाम कहते हैं, हमारे साड़ू भाई हैं, उनके यहाँ, मतलब हमारे भाई भी लग जाते हैं। तो जब मैं गया तो फोन किया कि मैं आ रहा हूँ जन्मदिन में, तो भतीजे का जन्मदिन था, वो तो जर्मनी रहता है, तो उसके जन्मदिन में सत्यनारायण प्रभु की कथा कहते हैं। तो पंडित कर लिए हो? तो बोले कि नहीं, कभी तो किए नहीं है भाई। हम कहे हम ही आ रहे हैं। तो हम ही गए, पूजा कराए, तो 3 घंटा लग गया, ठीक है ना? तो जितनी महिलाएं आई हुई थी ना, सब जो है ना लाल पीली थी, ठीक है ना? कि 1 घंटे का काम है, काहे में 3 घंटा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं। आप क्या पढ़ते हैं जो 3 घंटा लगता है, और पंडित जी लोग आते हैं तो क्या पढ़ते हैं जो 1 घंटे में सब चीज आरती वारती सब हो जाता है।
हम कहे ये सब कुछ नहीं है, ऐसे ही हम अपना पढ़ रहे थे, सोचे थे जितना भूले भंगते हैं सब पढ़ ही लेते हैं, तो इसीलिए समय ज्यादा लग गया। तो क्या कीजिएगा, समय ज्यादा और कम लगते रहता है। चलिए नमस्कार। गुरु जी जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु। प्रणाम।